जी, पहला सवाल है, द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन इज। गलत बता रहे हैं। प्रोसीजर की बात की है, ये कीवर्ड यूज हुआ है प्रोसीजर। एक होता है जब हम पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं, पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं क्या ना, द सिलेक्टेड ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, इसको हमने कहा था ये पॉपुलेशन है। जब मैं बात कर रहा हूं कि स्पेसिफिक प्रोसीजर की बात कर रहा हूं कि वो प्रोसीजर जिसके जरिए हम पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं उसे बोलते हैं सैंपलिंग। बात की समझ आई? यानी डाटा लेना का जो प्रोसीजर होता है वो सैंपलिंग होता है, डाटा लेने का प्रोसीजर सैंपलिंग होता है। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम पॉपुलेशन। री ये फाद साहब को समझ नहीं आई। हम कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन इज, कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हम ले रहे हैं उसको हम जो स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पॉपुलेशन से डाटा ले रहे हैं, ये क्या होगा। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, तीन टर्म यूज होती हैं। पॉपुलेशन, जी कर लें सर, जी अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, इसमें जो स्टेम है ना, इसमें थोड़ा सा आवाज कोई नहीं लग रहा आ है रही मुझे ना। चले कि फाज साहब आप इसको सवाल को रखें, मैं फिर वो बाद में हेडफोन लगा लूंगा एट द एंड, ठीक है। आपने माइक, मुझे आवाज कोई नहीं आई, वो माइक लगाना पड़ेगा शायद। चले अभी चलते हैं, तो फिर इसको बाद में एट द एंड इस सवाल को रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं, अच्छा स्टेम की स्टेटमेंट में इशू है। द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप selected by a specific procedure from population। ये सैंपल ही बनता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी सैंपल ही बनता है, सॉरी बेटा, छोड़ दो इसको। ये सैंपल ही बनता है। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप की बात है, सिलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन, ये सैंपल ही बनता है जो बंदे हमने सिलेक्ट किए हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या फर्क है। द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू सिलेक्ट, हाँ ये वाला है, इसका सैंपलिंग आना है, ठीक है, इसका सैंपलिंग होना है। यानी द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू, जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हम ले रहे हैं वो होगा। वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो है ना वो स्टेटमेंट डिफरेंस ना समझ आने की वजह से बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने जो है ना वो मेरी तवज्जो दिलाई, नहीं तो ये दोनों कंसेप्ट उलट हो जाने थे, मैंने हवा में ही आगे निकल जाना था। द मिनिमम साइज ऑफ सैंपल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मिनिमम साइज क्या होता है? क्या ये डिस्क्रिप्टिव में हम नहीं लेते हैं 15 या 10 या 15, और 20% होता है, बल्कि वो भी इसका वो डिस्क्रिप्टिव में 20% होता है। जो होता है ना ये एक्सपेरिमेंटल, इसका मिनिमम 30 होता है, ठीक है। 100 में से 30 लेने होते हैं हमने एक्सपेरिमेंटल के अंदर, इसका जो है वो 30 होगा। जो हमारे पास आता है ना वो दूसरा डिस्क्रिप्टिव, उसका हम 20 की बात करते हैं, ये 30 होना है। 20 हम डिस्क्रिप्टिव में लेते हैं, 100 में से यानी 20। लेकिन ये ना इसका एक पैमाना अलग है, ये किताबों में इस तरह लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल का। आज जो मैं पढ़ रहा था उसके अंदर ये था कि हमें ना सबसे मिनिमम डाटा जो लेना होता है ना, जब हम डाटा लेते हैं तो 150 हमारे पास सैंपल होने चाहिए। 300, अगर हमने मार्केट वैल्यू को देखना है तो 300 हमारे पास सैंपल होने चाहिए। उसमें लिखा हुआ था कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी अमाउंट जो है वो हमने लेनी है, तो उसके बाद लेकिन ये लिखा हुआ था कि जो वैलिड है वो ये कहा जाता है कि 100 में से 30 पर ग्रुप लिए जाते हैं, ठीक है। जो मुझे जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो मुझे नेट से मिली, और चले मैं अब इसको क्या करूं।
आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। मैं चूंकि इसका दोनों लगाता हूं ताकि ये जो है ना, ये हम इसमें कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैंने इसको 30 आज ही पढ़ा है, ठीक है। मुझे भी इस पे डाउट था कि हमने 20 डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, तो इसका पता नहीं एक्सपेरिमेंटल का कितना होगा जो मिनिमम। क्वालिफाई गाइड में कहा, मैंने भी 15 पढ़ा था, लेकिन इसका एग्जैक्ट देखने के लिए जो है ना, वो मैंने जब सर्च किया तो मुझे 30 मिला। तो आप इसको मजीद देखिए, इसको हम वैसे ही छोड़ रहे हैं, तो इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये फहद साहब और जो है ना दूसरे अर्शद साहब, आप भी वेरीफाई कीजिएगा। खैर, इसको हम ओपनली छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे आप दिन को एमसीक्यूज शेयर कर रहे थे, अब बहुत से एमसीक्यूज का आपको एग्जैक्टली पता है कि उसका आंसर क्या बन रहा है, लेकिन बहुत सी वेबसाइट पे उसका आंसर जो है वो और लिखा होता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग इस मामले में सब्जेक्ट है, कोई जो है ना वो फाइनल। अब देख ये सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है। अच्छा, मैं ना दिन को पढ़ रहा था, बहुत सी चीजें ना जो हम जिनको थोड़ा सा परसेप्शन से लगा रहे होते हैं सोच के, वो प्रॉपर थ्योरीज होती हैं। आज मेरी नजर से एक थ्योरी गुजरी, वो थी पीस थ्योरी। तो अगले दिन हमने बात की, टॉलरेंस की बात की थी। तो टॉलरेंस के अंदर हमने कर लिया था संपैथ इस तरह को लगाया था। और हालांकि वो पीस की प्रॉपर एक थ्योरी है, और पीस का उस थ्योरी का कीवर्ड ही टॉलरेंस है। तो नहीं, ये सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है, और बहुत सी थ्योरीज पढ़ी हो तो उसके बाद बंदा आंसर देने के काबिल होता है। वही, ये बहुत से इस तरह के मसाइल हैं। नेट पे भी देखा करें ना, तो नेट पे ये देखा करें, किसी फेमस एजुकेशन के बंदे ने अगर किया हो ना, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज नेट एमसीक्यू तो कहीं से भी उठा के जो ना किए जा सकते हैं। अभी जो लोग जीके की तैयारी करवाते हैं, इंग्लिश करवाते हैं, वो एजुकेशन के पेपर भी सॉल्व कर रहे होते हैं और सिंपल आंसर बता रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब वो सिंपल आंसर बता रहे होते हैं, कहीं से चेक करके बता रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसका एग्जैक्ट बनता क्या है आंसर। वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने आज ही इसके मुतालिक एक्सपेरिमेंटल की रिसर्च की थी, तो मुझे 30 ही मिला है आंसर। मजीद जिन लोगों को डाउट है वो जरा इसको क्लियर कीजिएगा, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। अच्छा जी, द मीन ऑफ द स्कोर 1 2 3 4 5। बच्चों, कहाँ गाड़ियां लेके आ रहे हो? तला बेटा बैठ चले जाओ, उधर ले जाओ, गाड़ी शोर होगा इधर। 1 2 3 4। अच्छा जी, इन सबको जमा करेंगे तो ये 15 बन गया। 15 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो तीन तीन आंसर आ जाएगा। न मीडियन ऑफ द स्कोर। मीडियन निकालने के लिए ना सबसे पहले हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट करेंगे तो जैसे यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है, 8 हैं। तो पहले मैं उसको अरेंज करूंगा, तो 5 7 8 10 11 14 15 18। तीन इधर से छोड़ूंगा, तो 5 7 8 छोड़ गया इधर से, और दूसरी तरफ से छोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 18 15 14 हो जाएगा। दरमियान में बच गया 10 और 11। 10 और 11, तो 10 जमा 11 कितने बन गए? 21। 21 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो दो हो तो फिर डिवाइड करते हैं ना। 21 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया। सबसे पहले आप उसकी अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने के बाद फिर उसको जो मिड वाला पॉइंट देखते हैं, अगर इवन होगा तो फिर दरमियान वाले दो जो है वो जमा करके उनको दो पे तकसीम कर देना। द मोड ऑफ द स्कोर। मोड भी निकालने के लिए इसका हल बेहतर यही होता है कि आप उसको जो ना तरतीब लगा लें। अब तरतीब लगाने से क्या होगा कि पहले हम एक की यानी सब की तरतीब लगा लेंगे, तो देखिए कौन सी 3 दफा आ रहे हैं जी। तो ये देखिए 1 2 3, ये 4 जो है ना वो 3 दफा आ रहा है, तो ये बी जो है इसका मोड होगा। ये सबको पता है ना, मोड जिस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कि कौन सा कितनी दफा ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो मोड होता है। मीडियन जो दरमियान वाला होता है, और मीन जिसकी हम कहते हैं निकालना, मीन निकालना, एवरेज निकालना। हाउ मैनी पार्ट्स हैज अ रिसर्च रिपोर्ट इज। रिसर्च रिपोर्ट के कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। रिपोर्ट कहते हैं, थीसिस को भी कहते हैं हमारा। तो अब उसमें एक होता है प्रिलिमिनरी पेजेस, पहले जो सफात होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट भी उसमें आता है आपका, उसके अंदर वो आउटलाइन भी आ जाती है, वो जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है,
सुपरवाइजर की इजाजतनामा, इस तरह की जो सारे पहले चार्ट्स वगैरह वो चीजें आ जाती है ना, पहले शुरू में इंट्रोडक्शन से पहले वाली, वो होते पहली माइनरी पेजेस। फिर जो मेन बॉडी होती है चैप्टर 1 2 3 4 5, ये होती है मेन बॉडी, दूसरा हिस्सा। और तीसरा पार्ट होता है हमारे पास इंडेक्स, जिसके अंदर हमारे रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, कोई एट द एंड हम उसको टेबल वगैरह शामिल किया हो, पिक्चर अपेंडिक्स जो वगैरह वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, वही सवाल दोबारा आ गया है उसी तरह का। पार्लियामेंट्री पेजेस हो गया। मिडल पार्ट क्या हो जाएगा, मेन बॉडी हो जाएगी। और लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, अपेंडिसेस। बेसिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसकी सबसे बेसिक चीज क्या है, कौन सी चीज है जिसके बगैर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती। जी आप ठीक बता रहे हैं, हाइपोथेसिस है। ठीक है, रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जो रिसर्च स्टडी है ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम, मसला क्या है। ठीक है, फिर हम उसके बाद हाइपोथेसिस देते हैं, फिर डाटा के कलेक्ट करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर टेस्ट उसके ऊपर लगाते हैं। इन डिडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड के अंदर हम कहां से कहां जाते हैं। ठीक है, जीएस, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। What type of remains a historical research can find, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम कौन कौन सी चीजें जो है ना वो फाइंड, फिजिकल चीजें होती हैं, प्रिंटेड होती हैं, हार्ड रिटन होती हैं, ये सारी हर तरह की हो सकती हैं। बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई किताब भी हो सकती है, कोई प्रिंटेड पेज भी हो सकता है, कोई हाथ से लिखी भी हो सकती है, सारी चीजें आ जाती हैं। हाउ कैन डेटा बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर डेटा किस तरह जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, क्वालिटेटिवली, इन वर्बल सिंबल, इन क्वांटिटेटिवली, ऑल ऑफ द अबव। जी देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना, बेसिकली तो सर्वे रिसर्च है, हम सर्वे को समझते हैं क्वांटिटेटिव, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आजकल जो हो रही है, मतलब हम जो मिक्स मेथड कर रहे हैं, यानी उसके अंदर हम इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं स्कूलों में, तो हेड मास्टर से हमेशा डाटा इंटरव्यू की सूरत में लिया जाता है, और जो दूसरे होते हैं ना जो टीचर्स वगैरह, उनसे क्वांटिटेटिव सूरत में ले लिया। ठीक है, तो इन चंद इंटरव्यूज भी होते हैं और चंद दूसरी भी, और वर्बल सिंबल ये भी आ जाएगा, वर्बल अल्फाज की सूरत में क्वालिटेटिव वर्बल भी होते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्वे स्टडी इन एजुकेशनल रिसर्च, कौन सी इसमें टाइप है सर्वे स्टडी की। ये डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम सर्वे स्टडी भी है। ए नाम रेफरेंस टेस्ट, नाम रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन किस में होता है, इंडिविजुअल के अंदर होता है, किस में होता है, इंडिविजुअल के अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प इन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें कहाँ मदद करती है, टेस्ट डेवलपमेंट में, टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर हमें मदद करती है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, टेस्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये ब्रॉडर टर्म है और यही हम बोलते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन हम नहीं यूज करते हैं। हाई एंड लो अचीवर आर सोर्टेड आउट बाय, क्लास के हाई अचीवर और लो अचीवर को जो हम अलग अलग करते हैं, कौन सा मेथड को, इस चीज को, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना, लायक और लायक में डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन मेथड है। बच्चों को पैर निकालने, चलो बच्चों बैठ, चलो शाबाश, बैठ चलो 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 चलो, शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ऊपर चलो, वहां पास चलो, मैं निकालता हूँ इसे, भाग भाग जाओ भाग जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, आयशा पास चले जाओ।
अच्छा जी, द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस, बहुत तंग कर रहे थे, दोनों मिल गए थे तो फिर मुझे ही डिस्टर्बेंस हो रही थी। द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट इज कॉल्ड, तो ये जो है वो क्या है, कंपेयर जब कर रहे होते हैं वो क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस होता है। अच्छा, इसको मुझे ना किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कैमरे के अंदर, तो मैं उसका कैमरा ऑफ कर लूँ, कौन है कौन है, सभी को हमारा। जब आप ज्वाइन करते हैं ना उस वक्त कैमरे को कर लिया करें, ऑफ कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, ये नॉन रेफरेंस टेस्ट, विच एटम इज बेस्ट, कौन सा एटम बेस्ट होगा नॉन रेफरेंस टेस्ट के अंदर, जिसका जो 50 पे होगा, यानी डिफिकल्टी लेवल ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना बहुत ज्यादा आसान है, दरम्यान में, ये अच्छा है। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर इज, एक्टिव बिहेवियर जो है वो उसे क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। द प्रोसेस ऑफ obtaining न्यूमेरिकल वैल्यू इज, न्यूमेरिकल वैल्यू किस में लेते हैं जी, मेजरमेंट में। न्यूमेरिकल वैल्यू किस में होती है, मेजरमेंट में होती है। द पर्पज ऑफ एवेल्युएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल, जजमेंट के अंदर हम किस चीज को देखते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम पीरियड, एज। क्वालिटी, ठीक है, जो जजमेंट होती है ना ये क्वालिटेटिव होती है, तो फाइनल में फैसला करना है, कोई न्यूमेरिक्स को यहाँ पे वैल्यूज वगैरह को नहीं देख रहा है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू 0.4 से ज्यादा होगी तो क्या होगा जी, एक्सेप्टेबल होगा। टेस्ट एटम इज एक्सेप्टेबल विच इज इट्स फैकल्टी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल रेंजेस फ्रॉम, तो जिसकी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, 30 से 70 तक है। आज मैंने जो है ना वो जो टीजीटी के ना 10 पेपर पास्ट, उनको मैंने जो है ना वो दिया है कंबाइन उसको ना टाइप करने के लिए। तो 2001 से जो एमसीक्यू शुरू होंगे ना, तो वो टीजीटी के ही पास पेपर होंगे 2001 से ऑनवर्ड। तो जितने अब तक मेरे पास होंगे ना, जो भाई ने उसने दोस्त ने मेंशन किए हुए हैं जोन ऑफ एजुकेशन में, या जो इस तरह मेरे पास है, तो वो सारे ही हम टीजीटी के पास पेपर, एसएसटी के पास पेपर ही करेंगे। अच्छा, फैकल्टी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन, अगर 0.20 से कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। फैकल्टी पॉइंट, तो इसका मतलब टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है। टेस्ट एटम डिस्क्रिमिनेट 100% व्हेन इट्स वैल्यू फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। ये चूंकि ना मेरा एमसीक्यू का पहला सेशन था, पहली दफा मैंने तजर्बा किया, और जिंदगी में थोड़ा थोड़ा अपना काम करता ही रहता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये टाइम निकाल के ना पूरे जितने मेरे पास 5 बार, मैं उनको सेपरेट करता जाऊंगा ईच एंड एवरी एमसीक्यू को, यानी असेसमेंट के चैप्टर के अलग हो जाएंगे, दूसरे अलग हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। इस तरह 5,000 जो एमसीक्यूज है, हर चैप्टर के एमसीक्यूज अलग कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो फिर पता होगा कि साइकोलॉजी के सारे साइकोलॉजी के ही होंगे, तो उससे भी फिर ये रिपीट के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अभी कुछ एमसीक्यू मेरे सामने आते हैं तो पता चलता है रिपीट है, तो वो भी चांसेस कम हो जाएंगे और फिर अलग अलग चैप्टर वाइज इकट्ठे होते जाएंगे। खैर खैर से ये इम्तिहान दीजिए, अगले नेक्स्ट टाइम देखेंगे। स्टूडेंट, नहीं इंशाल्लाह सर जी आपका रिजल्ट कमाल का आएगा, बिल्कुल पुर उम्मीद रहिए। इतनी एजुकेशन किसी को नहीं आती होती जितनी आप लोगों को आती है, सच बता रहा हूँ। मतलब जो मेरे साथ यहाँ क्लास में 5 7 10 बच्चे एक्टिव होते हैं, जितनी आपको एजुकेशन आती है इतनी कोई नहीं आती लोगों को। और आप खुद अंदाजा लगा लें कि मैं 2022 में मैंने क्वालिफाई किया, मैं 2022 के बाद 23 24 इतनी मैंने मेहनत की है, इतनी मैंने अपनी तैयारी में मेहनत नहीं की थी जितनी मैंने पढ़ाने में मेहनत की है। उसके बावजूद मेरे 2 4 एमसीक्यू गलत आ जाते हैं। अब जो पेपर देने वाले होंगे कोई आसमान से उठ के नहीं आने के वो पेडागोजी के सारे ठीक कर लेंगे, तो आप लोगों को बहुत आती है। आप मतलब सिर्फ ये जो कल वाला जो पेपर था जस्ट उसी को देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। और वो पेपर पेपर आसान नहीं था, बेसिकली बात ये है कि
आपको चीजें आती थी तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, पूरी उम्मीद रही है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। ठीक है, तो लर्निंग टास्क यानी खास, जैसे हम कहते हैं एबिलिटी की बात करना, खास लर्निंग टास्क की बात करना, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। ये रेफरेंस लिखा हुआ है, इसे रेफरेंस कर देते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज, आज का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कौन सा है, किस चीज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज्यादा फोकस किया जाता है? जी, डेमोक्रेटिक जो है इसको फोकस किया जाता है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी लेजिस फेयर होगी? कंप्लीट फ्रीडम टू द ग्रुप और इंडिविजुअल, फुल आजादी दी जाएगी। ओपिनियन ऑफ ऑल द स्टाफ ऑनर, तमाम स्टाफ की जो ओपिनियंस को ऑनर किया जाएगा। पावर लाई विद सिंगल पर्सन, के एक बंदे के पास पावर होगी और वही सब कुछ करेगा। या लफ्तबाव जी, ये देखे ना, ये वाली बन गई लेजिस्फेयर, ये ओपिनियन वाला जो है वो बन गया डेमोक्रेटिक, ये पावर वाला बन गया अथॉरिटेटिव। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब है वो क्या है? लुक आफ्टर, टू प्रोटेक्ट, टू रन, टू एस्टेब्लिश। टू लुक आफ्टर, इसका जो एक बेस, इसका वर्ड का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, वो है लुक आफ्टर करना, लुक आफ्टर करना। 5000 बिफोर क्राइस्ट, ये पुराना वर्ड है, यही कहना चाह रहे हो अर्शद साहब। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव, ठीक है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी अथॉरिटेटिव नहीं है? अब रूडनेस ये अथॉरिटेटिव में होती है। सप्रेशन द सब ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स को सप्रेस किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, खौफ फैलाया जाता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वो भी होगा। शेयरिंग नहीं होगी। शेयरिंग किस में होती है? शेयरिंग डेमोक्रेटिक में होती है, जहां पे शेयर करके मिलजुल के किया जाता है। बाकी ये तीनों चीजें जो है ना अथॉरिटेटिव की कीवर्ड हैं। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नो इंटरफेरेंस। अब नो इंटरफेरेंस होता है लेजर स्फीयर, म्यूचुअल शेयरिंग होता है डेमोक्रेटिक के अंदर, और डिक्टेटरशिप होती है अथॉरिटेटिव के अंदर। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नो इंटरफेरेंस, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग आ जाएगी डेमोक्रेटिक के अंदर। लेजर स्फीयर एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस आ जाएगा। बॉस इज द राइट इज द फीचर ऑफ, बॉस इज ऑलवेज राइट, कौन कहता है? बॉस जो है ना वो सर तुसी ग्रेट हो, सर तुसी हमेशा ही ग्रेट हो, तो अथॉरिटेरियन होता है। ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी वो उसकी, क्योंकि जिसकी चलती है, बॉस की चलती है, फिर उसको हम वो गलत करे हमने तब भी कहना पड़ता है कि बॉस तुसी ग्रेट हो। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन, कहाँ पे लोगों की राय का एहतराम किया जाता है? डेमोक्रेटिक, जबरदस्त। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड इन, जहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं किया था कि कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, वो नहीं, जो कर रहे हैं करने दें। अच्छा, मोहम्मद बिलाल साहब, ये सवाल जो है बड़ा ट्रिकी किस्म का। अब हमें ये पता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, अब इंग्लिश में थोड़ी मैं कमजोर हूं। इज नॉट केयर्ड इन, कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को केयर नहीं किया जाता, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, कौन कितना नहीं है। अगर तो देखा जाए कि हम लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हमारे पास जो वर्कर होते हैं वो स्किलफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको काम देकर हम आजाद हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने काम करना है, वो खुद काम करते हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉट केयर की बात कर रहे हैं। खैर इसका आंसर लेजिस फेयर ही है, इसका आंसर किताबों में हर जगह लेजिस फेयर ही है कि जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की परवाह नहीं करते। लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए ना, तो इसका मतलब जो है ना, इसका होना चाहिए अथॉरिटेरियन वगैरह होना चाहिए। खैर कंफ्यूज नहीं करता आपको, इसका आंसर लेजिस फेयर है, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते। क्या कहते हैं, अथॉरिटेरियन कहते हैं आप जिया साहब? वही लेंस फेयर है। तो कहीं मेरे जेहन में जो ना कंसेप्ट को लेके आता था कि यार ये, फिर मैंने सोचा यार एडी इंग्लिश मेरी चंगी है कोई ना, ते ठीक है जो सारी गल कर देना, मैं ही गल कर लवा। लिटरल मीनिंग ऑफ
सुपरविजन है। सुपरविजन का मतलब क्या है कि वो जो नॉलेज और पावर में बड़ा होता है, जो नॉलेज और सर्विस में बड़ा होगा, वो जो एफर्ट में यानी ज्यादा मेहनत करने वाला और सर्विसेज में अच्छा होगा। तो बेसिकली जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो होता है जो पावर जिसके पास ज्यादा हो और हमसे नॉलेज, मेरे से पावर ज्यादा है ना तभी मेरा सुपरवाइजर है, और नॉलेज भी ज्यादा है तो तभी सुपरवाइजर है कि मैं उससे रहनुमाई लेता हूँ। हाँ, एक अथॉरिटी होती है, वही रिस्पॉन्सिबल है, तल्ले बंदे रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। In teaching learning process, supervision is usually carried out by teaching learning process में कौन सुपरवाइजरी का किरदार अदा करता है? तो प्रिंसिपल करता है, ठीक है। टीचर तो पढ़ाता है और सुपरवाइजर प्रिंसिपल का किरदार अदा करता है। असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग, स्कूल कैसे परफॉर्म कर रहा है, हाउ वेल, ये क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सुपरविजन होगा, इंस्पेक्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा? जहां हम सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि इदारा कैसे परफॉर्म कर रहा है, लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है, सुपरविजन ही बोलते हैं। हाउ वेल आ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग, स्कूल कैसे परफॉर्म कर रहा है, बस चेक करना है, हमें देखना है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से करके हम इसको इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सुपरवाइजन तो नहीं है। अगर हम इसको, अगर ये थ्योरी में ये चीजें ना होती, हाउ वेल की बात ना होती, तो फिर उस सूरत के अंदर हम इसको कर सकते थे, सारा ही कह सकते थे कि हर कहीं जो है ना वो असेसमेंट चेक की देखा जा रहा होता है। एंड पोस्ट कॉर्ब उरेक एंड गुलिक ने जो दिया था, सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। टू मेक अरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ, अरेंज करना, जी सवाल इसके अंदर रिपीट आ रहे हैं, या तो मुझे बाद में मैसेज कीजिएगा कि मुझे पता होगा कि मैं तसल्ली से इनको निकाल के कर दूंगा, या अदरवाइज मैं जो 500 एमसीक्यू करके फिर आपको दूंगा, तो आप उसके अंदर उन दिनों के अंदर भी जो है वो दोबारा गलतियां निकालेगा। जैसे अरशद साहब ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा काम किया था, तो अब भी उम्मीद करूंगा कि जैसे हो जाएंगे मैं उनको, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कर देंगे। टू मेक अरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ, कौन अरेंजमेंट करता है? प्लानिंग के अंदर हो रही होती है, ऑर्गेनाइजिंग में, कमांडिंग में, या कोऑर्डिनेटिंग में? तो ऑर्गेनाइजिंग जो होती है ना, चीजों को अरेंज करना, यानी जिसके जिम्मे जो ड्यूटी लगानी है वो लगानी, जिसको जितने रिसोर्सेज देने हैं वो देने, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। नहीं मतलब रिपीट ज्यादा, इससे ये है ना कि हम लोग आप मेल का टेस्ट तो आने वाला है, जो मेरी बहनें हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें, तो रिपीट ना हो तो अच्छी बात है, ताकि वो 5,000 एमसीक्यूज उनके सही मानों में हो सके। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इज द पार्ट ऑफ, एग्जीक्यूट करना किस में आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग? सॉरी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई इशू पता नहीं बना क्या बना। अच्छा जी, एग्जीक्यूशन होती है कमांडिंग के अंदर होती है, किसमें होती है? कमांडिंग के अंदर। टाइम 5-7 मिनट रह गए हैं, तो जितने मैक्सिमम हो सकते हैं कर लें, स्पीड नहीं पकड़ता, बस जितने हो गए, क्योंकि हमारे अब तक कितने हो गए हैं, 45 एमसीक्यूज हो चुके हैं, तो 50 ही हो जाए बड़े। टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, हार्मनी यानी सबके दरमियान एक जैसा ताल्लुक किसमें होता है? यानी सब सब चीजों पे चलना चाहिए, सबको ठीक तरह परफॉर्म करना चाहिए, कोऑर्डिनेट में होता है, यानी सारी चीजें आपस में, सब आपस में मिलजुल के कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हो, हार्मनी होनी चाहिए चीजों में, तो कोऑर्डिनेशन में। स्कूल बजट, बजट इंक्लूड, स्कूल बजट में क्या आता है? डेवलपमेंट आता है, नॉन डेवलपमेंट, या बोथ आता है? वो स्कूल में डेवलपमेंट भी होता है, नॉन डेवलपमेंट भी होता है। बीएम स्टैंड फॉर, बीएम, बीएम स्टैंड फॉर करते हैं बजट मैनुअल, बजट मैनुअल, ठीक है, बजट मैनुअल, बीएम, ठीक है, कीवर्ड है ये। नॉन डेवलपमेंट बजट कौन सा होता है? सैलरी नॉन डेवलपमेंट है, रनिंग एक्सपेंडिचर भी नॉन डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग ये भी नॉन डेवलपमेंट है। यानी डेवलपमेंट में आता है कोई नई चीज बनाना, पुरानी चीजों को चलाना, वो नॉन डेवलपमेंट में आता है।
लीडरशिप इज द एबिलिटी, लीडरशिप क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, मोटिवेट करती है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सारे ही आ जाएंगे। मोटिवेट भी करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं, गोल भी करते हैं। सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, एक कोर्स को सिलेक्ट करना बहुत से चीजों में, यानी बहुत से ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास जहां एंड होगी वहीं पे एंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे एंड होगी तो वो उतने एमसीक्यूज ही हम कल वहीं से शुरू करेंगे। आपका नेट डिस्कनेक्ट हुआ था तो मेरा बंद क्यों हो गया था? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, कौन है ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का फादर? फ्रेडरिक टेलर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हेनरी फाइल है, हेनरी फाइल। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का फादर हेनरी फाइल है। और जरा मुझे एक मिनट, अच्छा वो फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये सेम रिपीट सवाल हो रहे हैं। ये मुझे उस वक्त भी नजर आया था जब मैं अभी देख रहा था इसको। नेक्स्ट देखेंगे। डैश इज आउटलाइन ऑफ द कंटेंट, आउटलाइन किसे कहते हैं? सिलेबस को, कोर्स को, स्कीम को, करिकुलम। सिलेबस होता नहीं, आउटलाइन होती है। सिलेबस आउटलाइन होती है जो हमारे बुक के पहले लिखी होती है। नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट इज कॉल्ड, वो नॉलेज या स्किल जो सब्जेक्ट में शामिल होती है वो क्या चीज होती है? जबरदस्त हमारी साहब, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। कंटेंट होता है, यानी उस सब्जेक्ट के अंदर जो हम नॉलेज देख रहे हैं वो हमारा मवाद है। ठीक है, वो मवाद है जिसे इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं। ब्रॉडर इंटेंट आउटकम, ब्रॉडर कौन सी चीज है? एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, कौन सी ब्रॉडर है? तो एम जो है वो ब्रॉडर है। व्हाट इज होप टू बी अटेन्ड, एम, गोल, ऑब्जेक्टिव, कौन सा उम्मीद है कि ये अचीव हो जाएंगे? सारे ही होते हैं बरन। ये मैंने आज मैं इसको सर्च, पता नहीं इससे पहले इस तरह का सवाल को आया था कि नहीं आया था। आज मैं इसको बड़ा सर्च कर रहा था तो मेरे में था, एम के हवाले से था। मैंने बहुत जगह पे देखा तो याद आ रहा था कि एम्स, गोल, ऑब्जेक्टिव ये सारे ही अचीव किए जा सकते हैं। इन सबको होप टू बी अटेन्ड के ये सारे अचीव हो जाएंगे तभी बनती है ना, वरना बनाए ना जाए। होप। अच्छा, नेसेसरी कोर्स सब्जेक्ट कॉमन एरिया फॉर ऑल पीपल, जो जरूरी चीजें पढ़ाई जाती हैं कोर्स से, ये सब्जेक्ट उसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। बड़ा आसान सवाल है, बात हो चुकी है। द लेवल टू विच अ टॉपिक कैन बी टॉट, जिस लेवल पे टॉपिक पढ़ाए, स्कोप, सीक्वेंस, स्कीमा, ऑल ऑफ द अबव, यानी जो टॉपिक, जो चीज पढ़ाई जा रही होती है, जिस लेवल पे पढ़ाई जाती है, क्या स्कोप क्या है, सीक्वेंस कैसी है, स्कीमा क्या है, स्कीम क्या है, कैसे हमने पढ़ाना है, स्कीमा नहीं स्कीम है। ठीक, ये सारा आता है, ये सभी है। हमने जब किस टॉपिक कैन बी टॉट, किस लेवल पे पढ़ाना है, तो ये सारा ही आएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम किससे मालूम करते हैं? एवेल्युएशन से फाइंड करते हैं। अरेंजिंग द क्लास to maximize visibility, avoiding distractions, posting daily and weekly schedule। ये कोई बात important है कि आप अरेंजिंग क्लासरूम को, कि आप अपनी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो, प्रोडक्टिविटी वो बढ़ाना चाहते हैं। वॉइस नहीं आ रही। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। पोस्टिंग डेली एंड वीकली शेड्यूल, वीकली डेली शेड्यूल भी देते हैं। अरेंजिंग फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, कि आप स्मूथली के ट्रांजिशन करते हैं नॉलेज की, डिस्क्रिप्शन को कम करते हैं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं बिहेवियर, सॉरी इसको इन अटेंशन बोलते हैं, इन अटेंशन बोलते हैं। जब हम किसी की तवज्जो ले रहे हैं और डिस्क्रिप्शन को कम कर रहे हैं, ये जो डिस्टर्बेंस है उसको कम कर रहे हैं, इसको इन अटेंशन बोलते हैं। ये एक समझे एक एजुकेशन की पेडागोजी की एक थ्योरी टाइप ही है, कि जहाँ पे हम अटेंशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए काम है बजाय कर रहे हैं, ताकि बच्चा हमारी तरफ जो है ना तवज्जो करे, हमारी बात को सुने, डिस्ट्रैक्शन को कम करे। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को कम करना ये इन अटेंशन होता है। जी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आवाज का मसला आ रहा है तो। जहां पे हमारे पास कोई डिस्ट्रप्शन हो, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो, कोई मसला, उसको कम करने के लिए हम बार बार अपना शेड्यूल भी देते हैं, उनके साथ, स्टूडेंट के साथ रब्ता करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। यानी कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारा सवाल, हमारी बात बच्चे ठीक तरह समझ जाएं, ठीक तरह प्रोग्रेस करें। तो ये इन अटेंशन बोलते हैं इसको। स्टूडेंट with severe and multiple disabilities share five characteristics. The characteristics involve which of the following?
नाजिया साहिबा एक्टिव हो जाएं। अब स्टूडेंट विद सिवियर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, वो स्टूडेंट जिनके अंदर सिवियर और मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या उनको, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, एडेप्टिव स्किल में प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑल ऑफ दी, जी सभी में हो सकता है। जो डिसेबिलिटी है उनको, वो उनको सभी में कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। फीलिंग्स, टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल। अब अटेंशन देनी है, बड़ी क्लोज अटेंशन देनी है। और हैविंग डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है कि अपनी अटेंशन कैसे दें। नॉट लिसनिंग व्हेन स्पोकन टू, और वो बच्चे बात भी नहीं सुन रहे। हैविंग डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क, टास्क को ऑर्गेनाइज करने में भी मुश्किल हो रही है। एंड बीइंग फॉरगेटफुल आर विच ऑफ दम? अच्छा, तो इसका आंसर ये, मैं देखे मैंने अभी आपको डिस्ट्रप्शन वाली बात की थी, ये सारे कीवर्ड वही नहीं आ रहे हैं कि अटेंशन हमने लेनी है बच्चों की, हमें सस्टेनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, हमें इफ़त रानी भी तो है, वो भी क्लास में नहीं है। अच्छा, लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ये वगैरह वो सारे, ये वाले जो सारी चीजें हैं ना, ये इन अटेंशन में आएगा, ठीक है। डिसरप्शन को हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी, फिजिंग, फिजिंग, फेजिटिंग क्या में लेना होता है मतलब, विद हैंड्स आर फीट, लर्निंग द सीड, रनिंग आर क्लाइंबिंग एक्सेसिवली, एंड टॉकिंग एक्सेसिवली आर कैरेक्टरिस्टिक विच आर द फॉलोइंग। एक बच्चा जो है, ये लो जी, कहते हैं बीच मैदान में हमें जो है ना वो छोड़ दिया गया है। तो हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी को हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं, कि बस टेक के नहीं बैठता बच्चा, कभी इधर ना किसी की सुननी, एक जगह पे दूसरी जगह पे, इस तरह करके, ठीक है। चले, आज इतने ही सवाल करते हैं। कितने हो गए हैं बस सवाल? 64 क्वेश्चन हो गए हैं। इतने काफी हैं, ये मेरे ख्याल आ रहे हैं थोड़े स्पेशल एजुकेशन के, लेकिन मैं इनको निकाल दूंगा कल ना, मैं कोशिश करता हूँ मैं स्पेशल एजुकेशन वाले सारे सवाल निकाल दूंगा, क्योंकि हमारा स्पेशल एजुकेशन के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये सवाल बस वो किसी ने सेंड किए थे तो टाइप करवा लिए, अब मैंने जब देखा तो वो तो सारे इसी के आ रहे हैं। तो इन सवालों का ऐसे इतने मुश्किल भी पड़े और हमारे पेपर में